ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक वसंत भाग 2 का अध्याय 3 हिमालय की बेटियां। इस अध्याय के लेखक हैं नागार्जुन। नागार्जुन ने, जैसा कि हम टाइटल हिमालय की बेटियों से ही जान सकते हैं, कि हिमालय का मानवीयकरण कर इसमें बताया गया है। मानवीयकरण का अर्थ है हम किसी भी वस्तु को मानव के रूप में देखें। तो इसमें हिमालय को एक पिता के रूप में और उसमें बहने वाली नदियों को उसकी बेटियों के रूप में बताया गया है। अब हम शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। इस पैराग्राफ में लेखक जो हैं वो बता रहे हैं कि वो अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, किन्हें? हिमालय में बहने वाली नदियों को। तो दूर से देखने पर वो उन्हें कैसी लगती थी? गंभीर और शांत लगती थी। और किसकी तरह लगती थी? संभ्रांत महिला, एलिट लेडी की तरह लगती थी। और उनके प्रति मेरे दिल में आदर का भाव था। किनके प्रति? हिमालय की नदियों के प्रति। और वो उन्हें कैसे मानते थे? अपनी माँ या दादी, मौसी और मामी की तरह। और उन्हें अपनी माँ या मौसी की तरह मानकर वो उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करते थे। डुबकियाँ मतलब किसी भी नदी के अंदर नहाना। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। अब हिमालय के अंदर जाकर वहाँ पर जो लेखक हैं वो इन नदियों को देख रहे हैं। इससे पहले कहाँ देखा था? विशाल मैदान में देखा था। तो वो इन दोनों ही रूपों में इन्हें देखकर हैरान है, क्योंकि हिमालय पर्वत के अंदर जब ये नदियाँ बहती हैं तो बहुत संकरे रूप में होती हैं, जबकि मैदानी भागों में आकर ये विशाल जगह में बहने लगती हैं और इनका पानी का वेग जो है वो भी बनिस्बत कम हो जाता है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगिमा, उनका उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। लेखक बताना चाह रहे हैं कि जब ये नदियाँ पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आती हैं तो क्या होता है? इनकी जो भाव भंगिमा और उल्लास समाप्त हो जाता है, अर्थात इनका जो वेग है वो कम हो जाता है। और जब वो किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी उन्हें इतना कौतूहल यानी क्यूरियोसिटी और विस्मय, एस्टोनिशमेंट नहीं होता है जितना कि इन बेटियों की बाल लीला मतलब इन नदियों को देखकर होता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्यार पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? अर्थात जो ये नदियां हैं ये हिमालय को छोड़कर भागी जाती हैं। कहाँ भागी जा रही हैं, किससे मिलने के लिए जा रही हैं, वो भी उन्हें पता नहीं है। अगर अपने इस महान पिता हिमालय का प्रेम पाकर भी उनका हृदय जो है वो अतृप्त है यानी प्यासा है, तो फिर कौन है जो उसकी प्यास मिटाएगा? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पेड़ों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। मतलब ये जो नदियां हैं वो जहाँ से निकलती हैं वहाँ पर नंगी पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधों की से भरी घाटियाँ यानी वैलीज़ हैं। बंधुर आदित्यकाएँ मीन्स नंगी पहाड़ियाँ जहाँ पर
वनस्पतियाँ बहुत कम होती हैं। सरसब्ज उपत्यकाएँ भी यहाँ पर घाटियों के लिए ही प्रयोग होता है। तो ऐसी जगह से ये नदियाँ निकलती हैं। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सारो, चिनार, सफ़ेदा, केले के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या होगा। मीन्स ये नदियाँ जो हैं, जो अपने जन्म स्थल से निकलती हैं, उसके आगे कहाँ पहुँचती हैं, जहाँ पर ये सभी पेड़ों के नाम हैं, इनके जंगल मौजूद हैं, वहाँ पर पहुँचती हैं। और जब ये वहाँ पहुँचती हैं तो जो बूढ़ा हिमालय है वो अपनी इन बेटियों, इन नदियों को याद करके अपना सिर धुनता होगा। मीन्स उदास होकर बैठ जाता होगा, शोक मनाता होगा। और उन बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछें जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं तो उनसे भी उत्तर में आपको क्या मिलेगा, मौन मिलेगा। मीन्स वो साइलेंट रहेंगी, कोई उत्तर नहीं देंगी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। इस पैराग्राफ में सिंधु और ब्रह्मपुत्र को हिमालय की दो मुख्य नदियां जो हैं उन्हें उसकी बेटियां माना है। इसके अलावा ये सभी इनकी सब्सिडरी रिवर्स हैं और इन्हें इनकी छोटी बड़ी बेटियां कहा है हिमालय की। और ये दोनों बड़ी बेटियां जो हैं, मुख्य बेटियां जो हैं, वो किससे बनती हैं, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से बनती हैं। और वो जाकर किससे मिलती हैं, आगे समुद्र से मिलती हैं जो इनका हाथ पकड़ते हैं। इसका मतलब है इसमें हिमालय का जो मानवीयकरण बताया गया है उसमें हिमालय की जो बेटियां हैं ये जाकर समुद्र से ब्याह करती हैं और समुद्र दामाद के रूप में बताया गया है। जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को इसका दामाद कहने में भी कुछ झिझक नहीं होती। इस पैराग्राफ में राइटर जो है वो बता रहे हैं कि मैदानों में उन्होंने इन नदियों को देखा है और ये नदियाँ जो हैं वो बूढ़े हिमालय की गोद से निकल कर आती हैं। और जब बच्चे जो छोटे होते हैं तो वो क्या होता है, बच्चे माँ बाप के गोदी में कैसे खेलते हैं, नंग धड़ंग होकर, यानी बिना कपड़ों के छोटे बच्चे खेला करते हैं। तो ये रूप जो हिमालय के अंदर नदियों का देखा जाता है ये चाहे वहाँ के पहाड़ी मनुष्यों को आकर्षित नहीं करता हो, वहाँ के रहने वाले लोगों को आकर्षित नहीं करता हो, लेकिन उसने लेखक को बहुत ही अधिक आकर्षित किया, जिसके कारण उसने हिमालय का ससुर और समुद्रों को उसका दामाद बताया। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा था, बेतवा यानी वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई इन नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। तो इस पैराग्राफ में लेखक जो हैं वो बता रहे हैं कि महाकवि कालिदास जो है उनके समय से ही
नदियों का मानवीयकरण जो है वो होता आया है, पहले भी ऐसा हुआ है। कालिदास ने अपना जो महाकाव्य लिखा था मेघदूतम, जिसमें यक्ष और यक्षिणी की प्रेम कथा के बारे में बताया था, उसमें यक्ष जो है वो मेघों को अपना दूत बनाकर भेजते हैं अपनी प्रेयसी के पास संदेश देकर, और वे मेघों को ये भी कहते हैं कि तुम अपना जल जो है वो बेतवा या वेत्रवती नदी जो है उसको भी अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना, मीन्स अपना पानी जो है वो देते जाना, बारिश करते हुए जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी, ये मेघ जो है बादलों की प्रेयसी यहाँ पर किसको कहा है? बेतवा नदी को कहा है। वो भी उससे पाकर बहुत खुश होगी। और यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई, लेखक को ये बात याद आ गई कि महाकवि कालिदास ने भी इन्हें सचेतन रूप में यानी मनुष्य के रूप में देखा था। और लेखक कहते हैं कि नदियों को जो भी कोई पहाड़ों में और समतल मैदानों दोनों स्थानों पर देखेगा वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा, मतलब इनका मानवीयकरण करना चाहेगा। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन नदियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी का भाव करें तो कैसा होगा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक नदी, एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिड़ की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था और पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। इस पैराग्राफ में लेखक बता रहे हैं कि काका कालेकर हैं, उन्होंने नदियों को किसके बारे में क्या महिमा दी है? लोक माता के रूप में माना है, मतलब माँ के रूप में माना है। लेकिन लेखक ने इसे किस रूप में माना है? बेटियों के रूप में। हम इन्हें और आगे बढ़कर प्रेयसी या प्रेमिका के रूप में भी मान सकते हैं, और भी अगर हम आगे जाएं तो इन्हें हम बहन के रूप में भी देख सकते हैं। तो ऐसा ही एक भाव जो है वो लेखक के मन में आया था। कब? जब वो तिब्बत में लोथिड़ नाम के स्थान पर उनका मन उचट गया, मतलब उन्हें थोड़ा बेकार लग रहा था, उनकी तबीयत ढीली थी, हेल्थ इशू थे कुछ, तो वो जाकर सतलज के किनारे पे बैठ गए। और उस समय दोपहर का आफ्टरनून का टाइम था। उन्होंने पैरों को कहाँ लटका दिया? पानी के अंदर। और थोड़े ही देर में उनका तन मन तरोताज़ा हो गया और उन्होंने गाना गाना शुरू किया। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन घटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी की चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो ये जो कविता है वो सतलुज नदी का गुणगान करते हुए लेखक के मन में आई थी, जिसमें उन्होंने सतलज को एक बहन के रूप में माना है। तो इसी के साथ आपके इस अध्याय का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।